ईवीएम पर हम लोग लगातार मेहसाब साहब का कोई कार्यक्रम ईवीएम के बगैर होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट से केस जीत कर मेहसाब साहब ने पेपर ट्रेल मशीन लगवाया 24 अप्रैल 2017 को। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, नए लोगों को ये भी वेबसाइट नहीं थी। पेपर ट्रेल पर वोट जरूर देते हैं मगर ये पता नहीं। अब सवाल ये है कि जो पेपर ट्रेल लगा वो पेपर ट्रेल क्यों लगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, सभी का पेपर ट्रेल लगा है। तो जरूरत क्या है? 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता। जब फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता तो मतलब ये है घोटाला होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना सबूत दीजिए, अपने लोग कहते हैं समाज में सबूत दीजिए घोटाला कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा कि केवल ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। अच्छा, इस मोबाइल से ईमानदारी से काम नहीं हो सकता, इसका मतलब बेईमानी होती है, यही ना मतलब है? यही तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और क्या कहा? इससे बेईमानी हो सकती है। अच्छा, जब हो सकती है तो जिसके हाथ में है वो क्यों नहीं करे? जब बेईमानी हो सकती है तो जिसके हाथ में है वो क्यों नहीं करे? निश्चित रूप से करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर चेक कैसे? तो कहा कि ईवीएम के साथ में पेपर ट्रेल दो मशीन हो गई। एक इसमें आप बटन दबाते हैं, इसमें आपको दिखाई देता है कि जिसको आपने वोट दिया उसी को आपका वोट दिया। अच्छा, अगर ईवीएम पर आपको विश्वास होता तो पेपर ट्रेल लगाने की जरूरत क्या है? ईवीएम पर अगर आपको यकीन होता ईवीएम सही होती तो पेपर ट्रेल लगाने की जरूरत क्या थी? पेपर ट्रेल का लगाना ही इस बात का सबूत है कि ईवीएम गलत है। और जब ईवीएम गलत है, वोट डालते हैं ईवीएम में, देखते हैं पेपर ट्रेल में, हमें विश्वास कहां देखकर होता है? पेपर ट्रेल देखकर विश्वास होता है कि हमने जिसको वोट दिया है उसी को वोट मिल गया है। ये हमको पेपर ट्रेल देखकर विश्वास होता है। अच्छा, जहां विश्वास होता है उसकी गिनती नहीं होती, जहां दिखाई दे रहा है उसकी गिनती नहीं हो रही। गिनती किसकी हो रही? जहां कुछ नहीं पता है उसकी गिनती हो रही। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया इसमें गड़बड़ी हो सकती है उसकी गिनती हो रही, और जिसको लगाया गड़बड़ी रोकने के लिए उस मशीन की गिनती हो रही। क्योंकि वो मशीन नहीं हो तो कागज है, वो बैलेट पेपर ही है। जब आप नापते हो तो सामने जो दिखता है वो केवल दिखता नहीं, वो कागज का टुकड़ा है। जैसे आपने साइकिल का बटन दबाया तो साइकिल दिखेगा, हाथी का दबाया हाथी दिखेगा, पंजा का दबाया पंजा दिखेगा, कमर का दिखाया कमर। वो दिखता ही केवल नहीं है, वो कागज है, वो कट करके गिर जाता है, वो फिजिकल एविडेंस है। जैसे बैलेट पेपर है वो बैलेट पेपर ही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अक्टूबर 2013 को? कहा इन केस ऑफ डिस्प्यूट। इन केस ऑफ डिस्प्यूट का क्या मतलब? कि अगर विवाद पैदा हो जाए, कोई कैंडिडेट ये कह दे कि भाई हम ये ईवीएम की गणना से संतुष्ट नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो जो कागज के टुकड़े कट के गिरे हुए हैं उसकी गिनती करो। मगर चुनाव आयोग नहीं, मेहसाब साहब फिर सुप्रीम कोर्ट में आपने आदेश दिया नहीं करना। बीजेपी वालों को डर लग गया कि 2019 का चुनाव तो हम हार गए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 100% पेपर ट्रेल की गिनती करवा दिया तो हम तो हार गए। तो बीजेपी वालों ने कांग्रेस वालों को कहा देखो हमारा 10 साल का समझौता होगा, क्योंकि 2004-2009 का चुनाव तुमने घोटाला करके जीता और ये बात तय हुई थी आडवाणी जी ईवीएम के खिलाफ यात्रा ना निकाले तो इसके लिए दोबारा हमको मौका दोगे। तो 14 का मौका तो मिल गया। जब 13 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का फैसला दिया था तो 13 में तो कांग्रेस की सरकार थी। अगर कांग्रेस ने 13 में पेपर ट्रेल लगवाया होता तो 14 के इलेक्शन में गड़बड़ी
अब से पदों से कभी जो उनके वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 50% मिलान कराया जाए। लिखा पड़ी है सारी चीजें, कोई काल्पनिक नहीं। अरे जब 8 अक्टूबर 2013 को 100% मिलान का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो 50% के लिए जाने की क्या जरूरत थी कांग्रेस के लिए? केवल इतने के लिए जाने की जरूरत थी जिस बात के लिए मेश्राम साहब गए थे कि जो आपका 8 अक्टूबर 2013 का आदेश है उस पर अमल नहीं होगा, इतने के लिए जाने की जरूरत थी। मगर कहा 50% का मिलान होना चाहिए और फिर क्या होगा? फिर 1% का फैसला। मजे की बात यह है रंजन गोगोई ने 8 अक्टूबर 2013 के फैसले में रंजन गोगोई थे जब उन्होंने कहा इन केस ऑफ डिस्प्यूट 100% मिलान की बात, मैनुअल काउंटिंग की बात। अब वही रंजन गोगोई साहब 1% का भी आदेश दिए, वो 1% भी होता नहीं। जब ईवीएम में गड़बड़ी होती है ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो 1% के मिलान पर कैसे गड़बड़ी पकड़ी जा सकती है? अगर मिलान हो भी जाए तो 1% के मिलान पर कैसे गड़बड़ी पकड़ी जा सकती है? रिकाउंटिंग होनी चाहिए, ईवीएम में रिकाउंटिंग की व्यवस्था नहीं है। अगर रिकाउंटिंग करना है तो पेपर ट्रेल से एक मतपत्र निकालकर रिकाउंटिंग करना पड़ेगा। रिकाउंटिंग की व्यवस्था संविधान में है मगर अब रिकाउंटिंग की व्यवस्था आपने कहीं सुना रिकाउंटिंग? कहीं पर भी रिकाउंटिंग नहीं होती है जब से ईवीएम आ गया है, क्योंकि ईवीएम रिकाउंटिंग करवा नहीं सकता और पेपर ट्रेल की रिकाउंटिंग करना नहीं चाहते, क्योंकि दोनों में अंतर आएगा तो ये फंस जाएंगे, इसलिए करना नहीं चाहते। ये षड्यंत्र जो इसमें चल रहा है, इसलिए इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। लड़ना तो इस पर चाहिए पॉलिटिकल पार्टी। आप लोग जिनको वोट देते हैं वो आपके वोट की रक्षा नहीं कर पा रहे, फिर भी आप उनको ही वोट देते हैं। मैं तो समझ नहीं पाता हूं। फिर लोग हम लोग कहते सब लोग धोखा देते हैं। अरे आप जिनको बार-बार वोट दे रहे हो, आप वोट दे रहे हो हाथी छाप पर वो चला जा रहा कमल छाप, आप वोट दे रहे हो किसी और छाप पर वो चला जा रहा किसी और छाप पर। अभी छत्तीसगढ़ में वो जो पटेल कैंडिडेट था बीएसपी का, उसने कहा हमारा ही वोट हमको हमारा ही वोट नहीं मिला, हमारा परिवार था, हमने अपना वोट दिया, हमारे परिवार के लोगों ने वोट दिया, हमारी बिरादरी के लोगों ने वोट दिया, कहां चला गया सब? और हमारा कहां चला गया? कोई कुछ नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। फिर भी अब बीजेपी को वही बीजेपी को जहां पहले से लोग देते आए हैं वही लोग हरा सकते, और जो बीजेपी को हरा सकता है उसी को वोट देंगे। यही ना कहते हैं, लड़ने वाले को नहीं देंगे, जो हरा सकता है उसको देंगे। अब जो हरा सकता है उसको दे दिया, चलो दे दिया, आप दोगे तभी ना हरा सकता है। आप दूसरे को दोगे तो वो हरा सकता है, आप दूसरे को दे दोगे तो वो भी हरा सकता है, आप उसको दोगे इसलिए वो हरा सकता है। अभी मध्य प्रदेश में क्या है कि कांग्रेस को ज्यादातर सभाओं में वोट नहीं दी ना है, तो कौन दी? अरे हमने बहुजन समाज में मान लिया कि कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकता है, हमने दिया ना, वो आपके वोट की रक्षा भी नहीं करता, फिर भी दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। ना आपके वोट की रक्षा कर पा रहे, ना आप जिनको विधायक बना दे रहे हो उनकी रक्षा कर पा रहे। पिछली बार बना दिया तो भाजपा वाले तोड़ कर लेकर चले गए, अपनी गड़बड़ी घोटाला करके लेकर चले। तो जब तक आप अपने दम पर खड़े होने की कोशिश नहीं करोगे, अपने दम पर खड़े होने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, चाहे वो आंदोलन के रूप में हो या राजनीतिक ताकत के रूप में। राजनीतिक ताकत कोई बुरी चीज तो नहीं। आशीर्वाद साहब कहते थे सारी सत्ता की मास्टर चाबी, सारी समस्याओं की, सारी चीजों की मास्टर चाबी क्या है?
राजनीति है जहां से सारे ताले खुलते हैं। मगर राजनीति भी करे ठीक से कि अपने हाथ में चाबी आए तब तो ठीक है। बार बार चाबी दूसरे हाथ को दे दे रहे, खोल खोल के लूट ले जा रहा जो कुछ हमारा हक अधिकार। जब का बोले साहू महाराज, बाबा साहब पेरियार, काशीराम और तमाम महापुरुषों ने जो कर दिया वो भी लूट ले जा रहा। चाबी बार बार दूसरे को थमा रहे, दूसरे को थमा, कभी जिताने हराने के नाम पर, कभी जिताने हराने के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। हम लोग तो इतने समझदार हैं, खासतौर से बैकवर्ड क्लास के लोग, इनको बता दिया है क्या वो मुसलमान 14 बच्चे पैदा, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद उनकी आबादी बढ़ जाएगी। और जब मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो मुसलमान देश पर कब्जा कर लेंगे। तो हम कितने अकलमंद हैं? तो अकलमंद नहीं कह सकते ना, जाना भी तो है कहां से। तो हम लोग कितने अकलमंद हैं? हम ये समझ जाते हैं 500 साल तक जब मुसलमान बच्चे पैदा करेंगे तब उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी तब देश पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे। हम इतना नहीं समझ पाए आज तक कि हम ही संख्या में ज्यादा है, हम क्यों नहीं कर रहे। ये छोटी सी बात नहीं समझ पाए, उनकी 500 साल बाद की बात समझ गए। तो ये सारा सिस्टम है, इसलिए हम लोगों को जागृत करना होगा ना, चौका लगाकर लोगों को जागृत करना, लोगों को तैयार करना होगा। काशीराम जी का एक भाषण कहते हैं कि अगर आप लोग सोचते हो कि आपकी समस्याओं का समाधान केवल बैलेट से हो जाएगा तो आप गलत फहमेंगे। आपको बुलेट की भी तैयारी करनी चाहिए। तो उस तैयारी के लिए जन आंदोलन की तैयारी करनी हो, हथियार बंद आंदोलन नहीं, जन आंदोलन की तैयारी करनी है। दुनिया से बड़े बड़े मुल्कों में क्रांतियां, राजा को यहाँ तो कहने सुनने का लोकतंत्र है मुझसे, जहां बिल्कुल नहीं था वहां भी तो क्रांतियां हुई। अब भारत से भी तो जिन अंग्रेजों को कहा जाता था इनका सूरज ही कभी अस्त नहीं होगा, उनको भी तो जाना पड़ा। और इस देश में जो मनमानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, इन लोगों ने हम लोगों को कहा था कि इसके गले में मटका, पीछे घालू, कान में अगर ज्ञान का शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल दो, आंख से देख ले तो सूजा डाल दो, उच्चारण करे तो जीभ काट दो। उनसे भी तो लड़के हम लोग पास आ गए, नहीं पाए। आज आना पड़ता है ना, आप पैर छोड़ने के लिए 5 साल में कम से कम 1 साल तो आना ही। तो ये हुआ ना, ये जन आंदोलन की ताकत से हुआ। तो ये ताकत को बनाकर रखनी है, वहां से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा इसकी तैयारी चल रही है। लड़ना चाहिए था, जिनके ऊपर जिनका विश्वास रखने, जिनको वोट दे रही है, उनको लड़के ईवीएम खत्म करना चाहिए। और खत्म हो सकता है अगर किसान जिनकी कोई उतना दिन तक आंदोलन चला सकते। 700-800 किसान उसमें शहीद हो गए, मगर 3 कृषि कानून वापस करवा कर। तो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की इतनी पॉलिटिकल पार्टियां वो नहीं चला सकती वैसा आंदोलन दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ। अगर ये बात समझ में आ रही है कि ईवीएम में चोरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, तो ईवीएम के खिलाफ किसान आंदोलन जैसा आंदोलन अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, शरद पवार जी हो, लालू यादव जी हो, नीतीश कुमार हो, या जितने भी कम से कम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के हैं, क्या उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है? क्या वो नहीं चला सकते? चला सकते, अगर चला नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं सीबीआई और ईडी से करें, हमें तो वही बता सकते हैं डरे हुए, मगर लोग ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अभी ये जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, इससे लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश, खासतौर से ईवीएम को। केवल जहां चुनाव हुए वही नहीं, जहां लोग
जहां चुनाव नहीं हुए उनकी भी निगाह है इस 5 राज्यों के चुनाव में। और बाहर के प्रदेशों से भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए आए थे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के। तो ये अगर ये सारे लोग ये कहते चुनाव आयोग को भाई तुम चुनाव करा हम नहीं होने बूथ लग जाएगा, बूथ लगा ले जाएगा चुनाव आयोग गांव में। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर ये कहेंगे चुनाव आयोग को कि भाई तुम बीजेपी को चुनाव जितवा लो, चुनाव करवा लो, हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे ना चुनाव होने देंगे, हमारा असहयोग है। अरे गांधी जी ने असहयोग चलाया तो हम क्यों नहीं चला सकते? हमारा असहयोग रहेगा, तुम बूथ लगाओ, हम लगने नहीं देंगे, तुम जेल में डालो, करा लेगा चुनाव आयोग चुनाव है तो नहीं करा सकता, लेकिन इनमें तो दम होना चाहिए बोलने के लिए। ईवीएम के खिलाफ अपने बोल रहा है तो देश भर में लोगों के साथ लगातार बोल रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। और अभी 31 जनवरी को चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर पर जैसे पिछले साल 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4-5 लाख लोगों ने घेरा, वैसा ही बड़ा आंदोलन चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर पर किया जाए, क्योंकि हम तो चुप नहीं रह सकते। 31 जनवरी को वैसा ही बड़ा आंदोलन चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर पर किया जाएगा, हम चुप नहीं रह सकते। दूसरे लोग चुप हैं इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, हम अपने लिए जिम्मेदार हैं, हम चुप नहीं रह सकते। तो आप लोगों को भी तय करना चाहिए, जो लोग लड़ रहे हैं उनको बुद्धि दो, उनको पैसा दो, उनको समय दो, उनको श्रम दो, उनको हुनर, ताकि वो आंदोलन और मजबूत हो। ये देख करके मत नहीं